नमस्कार, दुर्ग भाग 3 में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राकेश भाटी और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर। तो इससे पहले 2 भाग में हमने खूब सारी जानकारी प्राप्त की थी। अब हम तीसरे भाग में भी कुछ किलों के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। हम संभाग वाइज, जिले वाइज इन चीजों को पढ़ते जा रहे हैं। ध्यान रखना, अब हम लास्ट में जो किला पढ़ रहे थे, लास्ट में वो था चूरू का किला। ठीक है, तो चूरू का जो किला है वो हम शुरू करेंगे यहां से। हाँ, चूरू का जो किला है इसका निर्माण 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। यह 9 बुर्जों में विभक्त है। कितने बुर्जों में बंटा हुआ है? ये किला 9 बुर्जों में क्या है? विभक्त है। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। कितने बुर्जों में? 9 बुर्जों में ये किला क्या है? विभक्त है। ठीक है। और विशेष बात है कि राजस्थान का एकमात्र किला है जहां के ठाकुरों ने अपनी रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे थे। किसके गोले दागे थे? चांदी के गोले दागे थे। ये बात मैंने इससे पहले वाली वीडियो के लास्ट में आपको बता दी थी। ठीक है, तो यहां तक की चीजें नोट कर लेना। और बीकानेर के सूरज सिंह की सेना थी जिसपे गोले दागे गए थे। और घटना 1805 के आसपास की है, 1814 के आसपास की है। लिख दिया। नेक्स्ट, 1814 में शिव सिंह यहां का ठाकुर था और उस समय बीकानेर की सूरज सिंह की सेना ने क्या किया था? आक्रमण किया था। और तब यहाँ के लोगों ने यहाँ पे चांदी के गोले दागे थे। किसके गोले दागे थे? चांदी के गोले दागे थे। बिन्ना देसर का जो किला है वो चूरू में है। निर्माण जो है, निर्माण का सन एकदम सही नहीं मिलता है, इसका आप ध्यान में रख लेना। निर्माण जो है वो ठाकुर दलेल सिंह द्वारा करवाया गया था, जो महाराजा गंगा सिंह के क्या थे? दीवान थे। और उनके द्वारा इनका क्या करवाया गया था? निर्माण। कौन सा? बिन्ना देसर का किला कहां पड़ता है? चूरू के अंदर पड़ता है। ये लास्ट वाली बातें हैं जो थोड़ी सी उसमें दिक्कत आ गई थी, तो मैं आपको थोड़ी सी दोबारा रिपीट करवा रहा हूं। ठीक है, लिखिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैसलमेर। क्या पढ़ेंगे? जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर का जो किला है उसके उपनाम है कौन कौन से? त्रिकूटगढ़, क्योंकि त्रिकूट पहाड़ी पे बना है, पहाड़ी ऐसी है वो, और उस पे ये गढ़ बना है। इस पहाड़ी का नाम गोरहरा है, तो गोरहरा गढ़ भी कहते हैं। सोने जैसा चमकता है, पीले पत्थर का है, तो सोनारगढ़ भी कहते हैं। स्वर्णगिरी भी कहते हैं, गलियों का दुर्ग भी कहते हैं, भाटी भट्ट की वाड़ भी कहते हैं, उत्तर भट्ट की वाड़ भी कहते हैं, पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं। जिस पहाड़ी पे बना है वो जो त्रिकूट तिकोनी पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है गोरहरा पहाड़ी। तो गोरहरा गढ़ भी इसको कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या रिहायशी दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। लिविंग फोर्ट का मतलब यहां पे ये हो गया, आप ध्यान में रखना, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जनता या प्रजा निवास कर सकती हो, वो लिविंग फोर्ट होता है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या रिहायशी दुर्ग जो है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। दूसरा सबसे बड़ा रिहायशी दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़ है। ऐसा कहा जाता है कि दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे रेत के समुद्र में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हो। ठीक है, तो ये चीज है। तो ध्यान में रखना, ये जो देख रहे हो ये बाहर बुर्ज दिख रहे होंगे आपको, ऐसे 99 बुर्ज है। यहाँ कितने बुर्ज है? 99 यहाँ पे क्या बने हुए हैं? बुर्ज बने हैं। बुर्ज ही बुर्ज है। सबसे ज्यादा बुर्ज जैसलमेर वाले किले के अंदर ही है। और हकीकत में बड़ा सुहावना और बड़ा सुंदर है। यहां से लेकर देखो यहां तक, यहां सुंदर महल बने हैं, पत्थरों की जालियां काट काट के, ठीक है, झरोके बना बना के। और तो सुबह सुबह ये शाम के टाइम जब सूरज की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि सोने का कोई कंगन सा रखा हुआ हो। इतना सुंदर है ये।
लिखो, लिख दिया? ठीक है, ये चित्र भी देख लेना साथ में। नौकरी लग जाओ तो घूम के भी आना, इधर बढ़िया जगह है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो किला है इसका निर्माण किसने कराया था? 1111 पांजू 55 में जेसल भाटी ने बनवाया था। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसका एक निर्माता और भी है, शालीवाहन। कौन है? महाराजा शालीवाहन। किसके आशीर्वाद से बनाया गया था? इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से। इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से जेसल भाटी ने इस किले का निर्माण करवाया, और फिर इसके बाद में इस किले के कुछ भागों का निर्माण महाराजा शालीवाहन जी ने करवाया था। लिखिए, कर दीजिए नोट। लिख दिया? नेक्स्ट, इसके चारों ओर की जो दीवार है, जो परकोटा है, उसका नाम है कमरकोट या पाडा। कमरकोट या पाडा कहते हैं। प्रसिद्ध कथन और कहावतें याद रखना। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि यहां तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। कैसी टांगे होनी चाहिए? यहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए, क्योंकि रेत है चारों ओर, और रेत के अंदर क्या है, अपनी वाली टांगे लेके जाओगे तो रेत के अंदर आप चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और वो तपती रेत गर्मियों के अंदर। तो आपकी टांगे कैसी होनी चाहिए? पत्थर की। तो कथन है, घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोहे का, ते पहुंचे जैसाण। और एक कथन और है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भल्यो चुनायो भाटियों, सिरे तो जैसलमेर। और तीसरा कथन है, उत्तराध भट्ट की वाड़ रा, भाटी झालन भार, वचन राखो ब्रिजराज रा, समहर बांधो सार। ठीक है, तो ये कथन भी साथ में नोट कर देना, लिख दो। मतलब घोड़ा आपका कैसा होना चाहिए? लकड़ी का घोड़ा, पग कीजिए पाषाण, पत्थर की टांगे, बख्तर कीजिए लोहे का बख्तर या कवच। ये तीनों चीजें आपके पास हो तो ही तुम कहां? जैसलमेर पहुंच सकते हो। लिख दो। लिख दिया? ठीक है। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भल्यो चिड़ायो भाटियों, सिरे तो जैसलमेर। इसका मतलब है गढ़ दिल्ली और गढ़ आगरो, या तो गढ़ है दिल्ली का और या गढ़ है आगरे का। अधगढ़ बीकानेर, बीकानेर का जो गढ़ है वो अधगढ़ की श्रेणी में आता है। और भल्यो चिड़ायो भाटियों, सिरे तो जैसलमेर। और कहते हैं भाटियों ने जो भला किया कि जैसलमेर में जो सोनारगढ़ बनाया, उसमें तो उन्होंने सारी ऊंचाइयां ही छू ली थी। मतलब सिरे तो जैसलमेर, सिरे का मतलब है बहुत ही पीक पॉइंट की सुंदरता वाला, हाई लेवल की सुंदरता और मजबूती वाला किला बना के भाटियों ने क्या किया? भला किया था। निर्माण 12 जुलाई 1111 555 में राव जेसल भाटी द्वारा बनाया गया। यह गढ़ त्रिकूट पहाड़ी पे बना है। किस पहाड़ी पे बना है? त्रिकूट पहाड़ी पे ये बना हुआ है। लिखिए, किस पहाड़ी पे बना है? त्रिकूट पहाड़ी पे बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पे है? त्रिकूट पहाड़ी पे। लिख दिया? चलो, दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? एक बात तो है कि राजस्थान के दुर्गों में सबसे ज्यादा 99 बुर्ज कौन से किले में है? सोनारगढ़ में। कितने हैं? 99। फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इस किले पर सोनार किला नाम की एक फिल्म बनाई थी, बंगाली में बनाई थी। सन 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 2009 में आई भूकंप से इस दुर्ग में दरारें पड़ गई थी। इस पे 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी है। 2009 में इस पे भूकंप से क्या पड़ी थी? दरारें पड़ गई थी।
तो किरदर स्मारक कोष और लंदन की जियोपार्डी कंपनी ने इस किले की मरम्मत करवाई थी। याद रखना, किरदर स्मारक कोष तथा लंदन की जियोपार्डी कंपनी ने इसकी मरम्मत करवाई। कब? 2009 में। ठीक है। इसके चारों ओर की दीवार क्या कहलाती है? कमरकोट या पाडा। और पाडे की बहन है पाडी, पाडी से बना जियोपार्डी कंपनी। याद रख लोगे? रख लेना। लिख दिया। इस दुर्ग के निर्माण में चूने के पत्थर का प्रयोग नहीं बल्कि पीले पत्थरों का प्रयोग हुआ है। यह विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मुख्य दरवाजे है अक्षय पोल, सूरज पोल, हवा पोल, भूता पोल। ठीक है। ये इस दुर्ग के मुख्य क्या है मित्रों? दरवाजे हैं। लिखो। लिख दिया। मंदिर कौन कौन से? एक तो स्वांग्य माता का मंदिर है, जिनको आईनाथ जी भी बोलते हैं। आईनाथ जी का मंदिर है। यह भाटी शासकों की कुल देवी है। इस मंदिर को आईनाथ जी नाम से भी जाना जाता है। जिनभद्र सूरी भंडार, यह प्राचीन जैन पांडुलिपियों का सबसे दुर्लभ और बड़ा भंडार है, जिसको जैन भंडार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जैन भंडार भी कहा जाता है। ठीक है। ये 2 दर्शनीय स्थल है, अंदर जाओ तो जरूर घूम के आना। कर दिया नोट? ओके। साके, कौन कौन से साके हुए? जैसलमेर में 2.5 साके हुए थे। कितने साके? 2.5 साके। ये बहुत सारी जगह इसमें गलती आपको मिलेगी, ध्यान रखना। ये जो साका है 1299 में नहीं हुआ था। ये जो साका है ये 1313 ईस्वी के आसपास ये साका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी व राव मूलराज भाटी के बीच में युद्ध हुआ था और उसमें अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा था, मूलराज भाटी इसमें हार गए थे। दूसरा 1357 में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक एवं भाटी शासक राव दुद्दा के मध्य युद्ध हुआ था, उसमें फिरोज शाह तुगलक क्या रहा? विजेता रहा था। ठीक है। तीसरा जो साका है वो तीसरा क्या कहलाएगा? अर्ध साका कहलाएगा। ये मैंने 1299 वाला यहां काटा क्यों है? बहुत जगह ये मिलता है, पुरानी किताबों में मिलता है, कुछ गूगल के जो सोर्स हैं वहां पे भी ये मिलता है, लेकिन ये बात ठीक नहीं बैठती। मिलेगा जरूर बहुत जगह लिखा हुआ, ठीक क्यों नहीं बैठती? क्यों? अगर 1299 वाला राजस्थान का पहला साका है तो फिर 1301 में जो रणथंभौर में हुआ था वो राजस्थान का पहला साका कैसे कहलाता है फिर? ठीक है। इस वजह से ये आंकड़ा क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। ठीक है। तो आप ध्यान रखना, लगभग 1313 ईस्वी का वो साका माना जाएगा। समझ में आ गई बातें? ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट तीसरा जो अर्ध साका है ना, अर्ध साका कहलाता है। कंधार का अमीर अली व राव लूणकरण के मध्य इस साके के दौरान लूणकरण मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन सेना विजयी हुई। राजपूतों ने केसरिया किया, लेकिन महिलाओं द्वारा जोहर नहीं किया गया था, क्योंकि कई लोग ऐसे बताते हैं कि जोहर करने का समय नहीं मिला, कई कुछ और बता देते हैं, कुछ अलग अलग कहानियां बताते हैं। ऐसा नहीं था। आप ध्यान रखना कि गांधार का अमीर अली था और उसने शरण ली थी
जैसलमेर के राजा के पास लूणकरण के पास में। लूणकरण का व्यवहार बड़ा अच्छा था, तो अमीर अली के मन में थोड़ा सा पाप आ गया। उसने सोचा कि ये तो भोला बाड़ा सा आदमी है, क्यों ना मैं इसके दुर्ग पे अधिकार कर लूं। तो उसने कहा, महाराज हमारी कुछ रानियां बेग में आपकी रानियों से मिलना चाहती है, हम दोनों दोस्त हैं, तो क्यों ना फैमिली भी आपस में मिल जाए, तो पारिवारिक संबंध अच्छे हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो लूणकरण ने कहा कोई बात नहीं, आप ले आओ, हम उनके स्वागत की तैयारी करेंगे। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, लूणकरण की रानियां, और वो स्वागत के लिए तैयार हुई कि चलो उनकी बेग में आएंगी अमीर अली की, तो अपने उनको गिफ्ट वगैरह देंगे ताकि वो याद रखे कि कभी जैसलमेर वालों ने हमारा मान सम्मान किया था। ये तो इधर स्वागत के लिए तैयार है, मेन गेट पे सजा धजा के स्वागत की तैयारियां हो रही है। इधर अमीर अली ने पालकी के अंदर सैनिक छुपा रखे और वो आक्रमण की फिराक में। थोड़ा सा मेन गेट पे आते जब स्वागत के लिए ये लोग गए, लूणकरण भी साथ में थे, स्वागत के लिए गए, तो थोड़ा सा शक हुआ, और जब शक हुआ तो तलाशी ले गए। अब तलाशी लेते ही पता तो चल ही जाता है, पालकी उठाने वाले की शक्ल बता देती है कि अंदर आलिया भट्ट है कि बप्पी ले रही है। ठीक है, तो अंदर तो 90-90 किलो के, ठीक है, आदमी बैठे थे। पालकी के उठाने वालों की शक्ल बता रही थी कि मामला गंभीर है, अंदर तो ओवरलोडिंग मामला है। तलाशी ली गई तो वो घाघरा कुर्ता पहन पहन के अमीर अली के जो सैनिक है वो निकले और आक्रमण कर दिया। इधर स्वागत के लिए खड़े थे तो आक्रमण की तैयारी नहीं थी, लेकिन जैसलमेर वाले स्वागत के लिए भी ज्यादा संख्या में खड़े थे। ठीक है, लेकिन अचानक देखा कि हमला हो गया, तो मेन गेट पे अमीर अली की सेना को निपटा दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, गलती से एक तीर राजा लूणकरण भाटी को लगा और उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब कुछ एक योद्धा जब मारे जाते हैं तब महिलाएं, याद रखना, जोहर नहीं करती। जोहर अंतिम ऑप्शन है। जब दुर्ग में कोई भी पुरुष जीवित ना बचे रक्षा करने वाला, तब महिलाएं अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए क्या करती थी, जोर करती थी। बाकायदा लोग कह के जाते थे कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, हम केसरिया करने जा रहे हैं, हम वापस नहीं लौटेंगे। फिर महिलाएं उनसे जोर की अनुमति मांगती थी। ठीक है, व्हाइट कपड़ा लेके और उस पे ऐसे हाथों के निशान लिए जाते, तो राजा क्या करता, अपने हाथों की छाप उसके ऊपर व्हाइट कपड़े पर लगाता और वो एक अनुमति मानी जाती थी। तब ये तय हो जाता कि कोई पुरुष जिंदा नहीं लौटेगा, तब अंतिम ऑप्शन के तौर पे महिलाएं क्या करती थी, जोर करती थी। यहां तो कुछ एक भाटी जो राजपूत मारे गए थे, बाकी सेना तो लगभग बची हुई थी। ठीक है, तो उनकी रानियों को और इनको जोर करने की कहां जरूरत थी, क्योंकि किले पे अधिकार तो भाटियों का ही है, और जब हारे नहीं है तो जोहर की जरूरत क्या पड़ी। लेकिन हाँ, ये है कि उस कंडीशन में केसरिया लोगों ने कर लिया था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये वो बात है, एकदम हकीकत वाली बात है। इस पे ध्यान नहीं देना है कि आप कहीं ये देख लो कि जोर करने का टाइम नहीं मिला। टाइम कोई मुहूर्त थोड़ी होता है, जोर के लिए क्या टाइम चाहिए। बाहर इतनी देर में योद्धा लड़ रहे हैं, इतनी देर में तो आग ही जलानी है और जोर कर लो बस। ठीक है, नोट करो। ठीक, अब चलो नेक्स्ट। जोधपुर में है मेहरानगढ़। जोधपुर में कौन सा, मेहरानगढ़ का किला है। इस किले का निर्माण 13 मई 1459 ईस्वी में किसने किया था, किसने किया था, राव जोधा ने। राव जोधा ने, और नींव रखी थी स्वयं करणी माता ने अपने हाथों से। करणी माता ने इस गढ़ की क्या रखी, नींव अपने हाथों से रखी, क्योंकि इस जिस पहाड़ी पे बना है उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूंक पहाड़ी। चिड़ियानाथ जी नाम के एक महाराज रहा करते थे। ये देख लो कितना ऊंचा, ठीक है, और बहुत ही शानदार, एकदम स्ट्रेट ऐसे खड़ा है ये किला और बड़ा सुंदर दिखता है। तो चिड़िया टूंक जी महाराज वहां पे रहते थे और राव जोधा को गढ़ बनाना था। गढ़ बनाने के लिए अपनी सेना और लोग भेजे। लोगों ने महाराज को भगा दिया वहां से कि चलो महाराज जी। तो महाराज ने कहा गलत बात है, जगह मेरी है। तो उन्होंने कहा तेरी तेरी कुछ नहीं है, चलो यहां से, राव जोधा गढ़ बनाएंगे यहां। अब महाराज ये श्राप दे के चले गए कि गढ़ तो बना लो लेकिन प्यास से मरोगे, बूंद बूंद को तरसोगे, पानी की कमी रहेगी, ये मेरा शाप है। ऐसा कहकर चिड़ियानाथ जी चले गए। अब गढ़ का निर्माण शुरू करवाया गया।
और जैसे गढ़ का निर्माण शुरू हुआ वही दिक्कत, पानी की कमी आ रही। अब इतनी ऊंचाई तक आप अगर निर्माण कर रहे हो और वहां पे पानी नहीं है, तो बिना पानी के तो निर्माण करना संभव ही नहीं है, कैसे करोगे निर्माण। तो दिक्कतें आ रही थी, काफी ज्यादा परेशानियां आ रही थी, पानी नहीं पहुंचा यहां तक। ठीक है, ये संकट आ गया था। तब राव जोधा गए थे करणी माता के पास और कहा कि हे डोकरी, उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ, क्या करें। तो उन्होंने कहा देखो, संत ने श्राप दिया है तो श्राप तो भुगतना ही पड़ेगा, श्राप कभी काटा नहीं जा सकता, भुगतना पड़ेगा। और श्राप पूरे जोधपुर पे है, पूरी प्रजा पे लग गया, पूरे जोधपुर वासियों पे लग गया ये तो, क्योंकि मेहरानगढ़ के लिए लगा है तो जोधपुर वासियों पे श्राप लग गया। भी पानी की कमी तो उनके रहेगी, जोधा के काल में संकट रहेगा पानी का। तो काग माता क्या किया जाए, कि ऐसा किया जाए कि कोई ऐसा आदमी, अगर कोई अकेला एक आदमी जो ये कह दे कि मैं पूरे जोधपुर वासियों के कल्याण के लिए इस श्राप को अपने ऊपर लेने को तैयार हूं, इस श्राप को भोगने के लिए तैयार हूं पूरे जोधपुर वासियों की तरफ से, तो क्या ये माना जाएगा कि जोधपुर वासियों पे जो श्राप है वो एक ही आदमी पे क्या हो जाएगा, आके खत्म हो जाएगा। अब ऐसा आदमी कहां से ढूंढे। तो ऐसा आदमी पड़ताल की गई, पूछा गया, ठीक है, बड़ी मुश्किल से लोगों ने हाँ नहीं भरी। बात करना तो आसान है, लेकिन बलिदान देने के, बलिदान नाम ही ऐसा लगता है 3-4 अक्षरों का, लेकिन बलिदान देना बड़ा मुश्किल है। तो राजिया भंबी नाम का एक आदमी था, उसने कहा कि अगर मेरे एक के प्राणों से पूरे जोधपुर पे संकट टलता है और लोगों की भलाई होती है तो मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूं। और राजिया भंबी को वहां पे हवन वगैरह करवा के, और ये जो किला है इसकी नींव में वहां पे जिंदा चुनवाया गया था, और उसके ऊपर जिंदा चुनवाया गया और उसके ऊपर फिर किले की नींव रखी गई। या ये भी कहा जाता है कुछ ग्रंथों के हिसाब से कि ये जो किला है, राजिया भांबी के जो पिता थे, ठीक है, मेहराजी थे, मेहराजी के नाम पे इसका नाम मेहरानगढ़ किया गया था। ये भी कई पोथियों के अंदर ये जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है। और बाद में कहते हैं कि जोधपुर के राजाओं ने जहां राजिया भांबी को दफनाया गया था उसके ऊपर अपना खजाना, नकार खाना, ये मुख्य मुख्य चीजें वहां पे क्या की, बनवाई थी। और वहां पे एक शिलालेख भी लगवाया था जहां लिखा हुआ है शहीद राजा राम मेघवाल स्मारक। वहां एक स्मारक बना है आज भी। और उस परिवार के आदमी को दरबार में और हर प्रोग्राम पे विशेषाधिकार प्राप्त है। उस परिवार को अलग जमीनें भी दी गई थी और शाही सुविधाएं भी प्रदान की गई थी। ठीक है, और उसके बाद में जो है, जब भी इस किले का वार्षिक उत्सव होता है तो वार्षिक उत्सव के समय राजा के साथ, ठीक है, पूजा पाठ, ठीक है, और मुहूर्त वगैरह, ये जो कार्यक्रम है ये इस मेघवाल परिवार के वंशजों द्वारा पूरे किए जाते हैं। ये बहुत सारे विशेषाधिकार उनको प्रदान किए गए थे, राजा राम मेघवाल के परिवार को ये अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो राजिया भांबी को यहाँ जिंदा चुनवाया गया था। भांबी कह लो या मेघवाल कह लो या बलाई कह लो, एक ही बात है। समझ में आ रही है बातें। तो राजिया भांबी आज भी शहीद के रूप में पूजा जाता है। और जोधपुर का जो राज परिवार है वो बड़ा खुद की तरह ही, पूर्वजों की तरह ही राजिया भांबी का क्या करता है, मान सम्मान करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान बेझिझक दे दिया करते थे। ठीक है, लिखो। हाँ भी लिख दिया। नेक्स्ट, पहाड़ी। यह दुर्ग जिस पहाड़ी पे बना है वह चिड़िया नाथ नामक एक योगी तपस्या करता था वहां पे। अतः यह पहाड़ी चिड़िया टूक कहलाने लगी और इस पर बना दुर्ग चिड़िया टूक दुर्ग कहलाने लगा था। ठीक है, ये फैक्ट भी नोट कर लो आप। इससे पहले एक बार चर्चा ये भी चली थी कि राव जोधा ने जो जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी है उस पे भी मेहरानगढ़ बनाने का विचार किया था, लेकिन बाद में यही बनाया था चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर। तो चलो, उपनाम कौन कौन से हैं? मयूर ध्वजगढ़, चिंतामणि दुर्ग, सूर्यगढ़, बांकागढ़, कागमुखी,
कागा मुखी, चिड़िया टूकगढ़, मोर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, सूर्यगढ़ भी हो गया, और गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि, ये सारे कौन से दुर्ग के अन्य नाम हैं? ये मेहरानगढ़ के अन्य नाम है। और रुडयार्ड कीपलिंग ने इसके बारे में कहा था कि शायद इसका निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया। कर्नल टोड एक बात बोलता है इसके बारे में। टोड ने कहा कि जोधा के बेटे मेहरानगढ़ की खिड़कियों से ही राज्य की निगरानी कर सकते थे। कितना विशाल दुर्ग है कि जोधा के बेटे जो हैं वो इसकी खिड़कियों से ही मारवाड़ राज्य की निगरानी कर सकते थे। ये कथन किसने बोला? टोड ने बोला। किसने बोला? टोड ने। ठीक है, लिख दो। थोड़ा सा साइड में होके तुम्हें जगह दे देता हूं ताकि तुम आराम से नोट कर सको। हाँ भी लिख दिया? ठीक। विशेष, इस दुर्ग की नींव में राजा राम राजा भांबी नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया, जहां वर्तमान में सिलह खाना है। सिलह खाना खजाना और नकार खाना, ठीक है। और वाद्य यंत्र रखने का भी यहाँ पे क्या है? भवन है। मतलब महत्वपूर्ण चीजें रखने का भवन इसके जस्ट ऊपर बनवाया गया था। लिख दिया? ठीक है। प्रवेश द्वार जयपोल। 1808 में मान सिंह राठौड़ द्वारा जयपुर व बीकानेर की सेनाओं को हराने के बाद इस गढ़ का, इस दरवाजे का निर्माण करवाया। किसने? मान सिंह राठौड़ ने। ठीक है। कृष्णा कुमारी विवाद था ना, तो उसमें जयपुर के जगत सिंह को हराया था इन्होंने। ठीक है। कीरत सिंह सोडा की छतरी है, जयपोल के निकट बनी है। ठीक है। और कीरत सिंह सोडा करोड़ों की कीर्ति धनी। फिर है लोहपोल दरवाजा, इसके पास धन्ना व भीमा की छतरी है जो 10 खंभों पे स्थित है, जिसको मामा भांजा की छतरी भी कहा जाता है। मामा भांजा की छतरी भी इसको कहा जाता है। लिखो। लिख दिया? नेक्स्ट, फतेहपोल, अमृतपोल, जोधा जी का फलसा। फलसा क्या होता है? दहलीज। हमारे मेन गेट के, घर के मेन गेट के बाहर की जो जगह है ना, जो रैंप बना है, वो दहलीज होती है या फलसा कहते हैं। जोधा जी का फलसा, खांडी पोल, सूरज पोल, भैरव पोल, ये सारे यहाँ पे क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार है। अन्य दर्शनीय स्थलों में सूरी मस्जिद है। यहाँ 1544 में शेरशाह सूरी ने ये दुर्ग जीता था। मालदेव इसमें हारे थे। इस दुर्ग में सूरी मस्जिद का निर्माण सूरी ने करवाया। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में जोधपुर में लड़ा गया था। ठीक है। अच्छा, गिरी सुमेल का युद्ध पाली में लड़ा गया था। ठीक है। और फिर जोधपुर पे क्या कर लिया था इन्होंने? सूरी की सेना ने अधिकार किया था। जोधपुर पर सूरी का क्या हुआ था? आधिपत्य हो गया था। ठीक है, लिख दो। लिख दिया? चलो आगे। शासक मालदेव अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जेत्ता कुंपा वीर गति को प्राप्त हुए।
मालदेव की तरफ से ये दोनों आदमी लड़े। जेता कुंपा इस युद्ध में वीर गति को क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। ठीक है, सूरी जीत गया था, मालदेव ने इस युद्ध में भाग बाद में नहीं लिया था। प्रसिद्ध कथन है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। क्योंकि हारते हारते बचा था, पहले मालदेव आया। अब सूरी को यह पता था कि जब तक जेता कुंपा मालदेव के पास है तब तक हम युद्ध जीत नहीं पाएंगे, तो जेता कुंपा और मालदेव में फूट डाल दो तो जीत सकते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया कि सूरी के पास में एक खत भिजवा दिया जेता कुंपा के नाम से कि हे जेता कुंपा, मैंने तुम्हारे खाते में इतने पैसे डलवा दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि युद्ध के बीच में तुम मेरे साथ मिल जाओगे और हम मिल के मालदेव को हरा देंगे। ये खत भिजवा दिया, डलवा दिया गया मालदेव के डेरे के पास। जैसे मालदेव को पता चला, उसने जेता कुंपा को बुलाया कि ये क्या मामला है। तो जेता कुंपा ने कहा, महाराज ठीक है, शक करो तो बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं, ये जरूर दुश्मन की साजिश है। तो मालदेव ने कहा कि चलो एक काम करते, कन्फर्म कर लेते हैं कि तुम्हारे पास में पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं, इनके तंबुओं की तलाशी ली जाए। तो जैसे जेता कुंपा की डेरे की तलाशी ली गई, तो सूरी ने उनके डेरे में पहले से ही कुछ धनराशि छिपवा दी थी वहां किसी व्यक्ति द्वारा। अब जैसे हम जेता कुंपा ने कहा, हाँ ले लो, तलाशी ले लो, हम जब गलत नहीं है, ऐसा काम देशद्रोह नहीं किया है, तो तलाशी ले लो आराम से, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे तलाशी ली गई, सूरी ने चुपके से किसी आदमी के द्वारा वहां पे कुछ पैसे रखवा दिए थे तकियों के नीचे। अब पैसे तो मिलते ही जेता कुंपा तो समझ गए थे कि सूरी ने चाल चली है, लेकिन मालदेव को शक हो गया था। उसको यह लगा कि जेता कुंपा क्या है, धोखेबाज है। ठीक है, और इस वजह से मालदेव वहीं से अपनी थोड़ी सी सेना लेके जोधपुर मेहरानगढ़ वापस चला गया। लेकिन जेता कुंपा को जब यह पता चला कि देशद्रोह का कलंक लग गया है, ठीक है, अब तो लड़ना ही पड़ेगा, और नहीं लड़ेंगे तो जो कलंक है वो सही साबित हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा बहादुरी से सूरी की सेना से जेता कुंपा भिड़ गए और लड़े, और इतना गुस्से में, इतने पराक्रम से लड़े कि लगभग जो युद्ध है वो मारवाड़ की सेना जीत गई थी, और सूरी लगभग युद्ध वो हारने वाला था। इतने में क्या हुआ, दोपहर का टाइम हुआ और सूरी की सेना ने समय मांगा नमाज पढ़ने के लिए। और आप याद रखना, युद्धों के आदर्श नियम होते थे, अगर आपकी नमाज का टाइम होता तो भी अपने राजस्थान वाले कहते कि कोई बात नहीं, आस्था अपनी जगह है, आस्था को पूरा करो। नमाज पढ़ने का टाइम दिया गया उनको दोपहर में। सेना लगभग सूरी की हारी हुई सी थी, और सूरी ने अल्लाह को याद किया। जैसे अल्लाह को याद किया और अल्लाह ने सुनी, और एक जो सेनापति था जलाल खां जलवानी, वो एक बड़ी सारी सेना सूरी की मदद करने के लिए ले आया। अब सूरी की सेना डबल हो गई, और जेता कुंपा की सेना तो उतनी है। ठीक है, फिर ये सेना की संख्या ज्यादा होगी, इस वजह से जेता और कुंपा वीर गति को क्या हुए, प्राप्त हुए। लेकिन हारते हारते मरते मरते बचा था वो। जेता कुंपा उसको रगड़ देते वहीं पे, मरते मरते बचा था। फिर उसने सोचा कि प्राण मुश्किल से बचे हैं, और हासिल क्या हुआ, तो उसने देखा कि मारवाड़ में तो कुछ होता ही नहीं है, थोड़ा मोटा बाजरा होता है, बाकी कुछ नहीं होता यहाँ पे। तब उसने कथन कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और अपनी लैंग्वेज में उसने कहा था, ये तो हिंदी में है, अपनी लैंग्वेज में कहा था, बराए एक मुस्त एक बाजरा बादशाही हिंदुस्तान का बर्बाद बुदेम। दोबारा बोलता हूं, बराए एक मुस्त एक बाजरा बादशाही हिंदुस्तान का बर्बाद बुदेम, अर्थात मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। चामुंडा माता जी का मंदिर भी है, निर्माण राव जोधा ने करवाया था। यह मंदिर 1857 में बिजली गिरने से क्या हो गया था, खंडित हो गया था। लिख दो। 2008 में इसी मंदिर में भगदड़ मचने से
300 लोग मारे गए थे, जिसकी जांच की थी जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी ने। लिख दीजिए। चलो आगे। जीर्णोद्धार महाराजा तख्त सिंह ने उस मंदिर का करवाया था, चामुंडा माता मंदिर का। विशेष 30 सितंबर 2008 को नवरात्रि के दिन भगदड़ से 224 लोग और लगभग माना जाता है 300 लोग मारे गए। घटना की जांच हेतु जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति का गठन हुआ था। अन्य दर्शनीय स्थलों में मान सिंह पुस्तकालय भी है, मुरली मनोहर जी का क्या है, मंदिर भी है। ये अन्य दर्शनीय स्थल है, यहां पे लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट, नागणेची माता का मंदिर भी है, राठौड़ों की कुल देवी है। चामुंडा माता जो है वो राठौड़ों, जोधपुर राठौड़ों की इष्ट देवी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो चामुंडा माता है वो गुर्जर प्रतिहारों की तो क्या है रही है कुल देवी, और इसी जगह पे राठौड़ों का राज हो गया तो जोधपुर राठौड़ों ने इन्हें अपनी इष्ट देवी बना लिया, जो गुज्जर प्रतिहारों की क्या थी, कुल देवी थी। कुल देवी वो होती है जो आपके कुल में पैदा हुई हो, वो कुल देवी होती है, जो बदली नहीं जाती कभी। उनका मंदिर घर पे होना अनिवार्य है। आराध्य या इष्ट देवी का मतलब होता है जिसकी आप आराधना कर ली आपने, वो बदल भी सकते हो। जैसे आपके पिता के आराध्य देवता, माता के आराध्य देवता अलग हो सकते हैं। आपके उनके हनुमान जी है आराध्य देवता, आप भैरू जी को बना लो तो बदल सकते हो। लेकिन कुल देवता और कुल देवी बदली नहीं जाएगी, क्योंकि वो आपकी कुल की पहचान है। ठीक है, एक ही कुल के लोगों की कुल देवी हमेशा एक रहेगी। चामुंडा माता जो है वो जोधपुर राठौड़ों की क्या है, आराध्य या इष्ट देवी है। और जोधपुर राठौड़ों की कुल देवी कौन है, नागणेची माता। मुख्य मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में भी है। इसके अलावा इनका मंदिर इन्होंने बाद में मंडौर में भी बनाया था। और राव जोधा ने जब मेहरानगढ़ बसाया तो अपनी कुल देवी की मूर्ति का मंदिर लाके कहां बना दिया, मेहरानगढ़ में। महलों में अन्य जो तीर्थ स्थल है या दर्शनीय स्थल है, उनमें श्रृंगार चौक की है, निर्माण करवाया था तख्त सिंह ने। और यहाँ विशेष बात है, जोधपुर के राजाओं का क्या होता है, यहाँ पे राज तिलक होता है। और याद रखना नोट में एक बात, श्रृंगार चंवरी, श्रृंगार चंवरी जो एक जैन मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में है। कहां है, चित्तौड़गढ़ में है। और ये किसने बनवाया था, कुंभा के मंत्री, कुंभा के मंत्री बेलका द्वारा ये बनवाया गया था। ये जो श्रृंगार चंवरी है, यहां कुंभा की पुत्री के फेरे हुए, कुंभा की पुत्री नाम था रमाबाई के क्या हुए थे यहाँ पे फेरे। रमाबाई की शादी जो है वो जूनागढ़ गुजरात के मंडली की यादव चतुर्थ के साथ में हुई थी। ठीक है, लिखिए। लिख दिया। चलो फिर अन्य जो देखने वाली चीजें हैं यहाँ पे वो लिस्ट देखो कौन कौन सी चीजें हैं। मोती महल, सोने की बारीक कला की गई है यहाँ पे। फतेह महल, फूल महल जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तलहटी महल, खबका महल, बिचला महल, चोखे लाव महल, ये सारे यहाँ दर्शनीय क्या है, महल। महल बहुत है मेहरानगढ़ के अंदर। तो ये महल, इनमें सबसे मोस्ट जो है ना वो है मोती महल,
बहुत सुंदर है मोती महल, लिख दो, लिख दिया। नेक्स्ट, जसवंतड़ा मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में, मेहरानगढ़ से बाहर व्हाइट कलर का एक बना हुआ है, तलहटी में जसवंतड़ा बना है, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने 1906 में करवाया। इसे राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। मेहरानगढ़ के बाहर है ये तो। मेहरानगढ़ के अंदर सूरी मस्जिद, जहूर खां की मस्जिद या मीनार, भूरे खां की मजार और नेहर खां की मजार बनी है। मजार वो होती है ना, वो मुस्लिम संत की होती है, जिसपे क्या करते हैं, वो हरे रंग की चादर चढ़ाते हैं, वो मजार होती है, ठीक है। और गुल्लर कालूदान की मीनार, गुल्लर कालूदान की मीनार बनी है, ठीक है। दर्शनीय स्थल ज्यादा है, सारे ध्यान में रखना। लिख दिया। तोपे, शंभू बाण तोप, गजनी खां तोप, किलकला तोप, कड़क बिजली, बग सावन, धूड़ धानी, ठीक है, गज्जक, नागफणी, नुसरत आ गई क्या, नुसरत, ये सारी तोपें कहाँ हैं, मेहरानगढ़ में। राजस्थान के दुर्गों में सबसे ज्यादा तोपें हैं यहाँ मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ का सिस्टम अलग होता था। यहाँ क्या होता, जैसे मॉर्निंग हो जाती, सुबह होती, तो एक तोप चला देते ताकि लोगों को पता चल जाए, अलार्म की जगह तोप चलाते थे, ठीक है। दोपहर की एक तोप चला देते, जरूरी सूचना होती तो तोपें चलाई जाती। और शाम को जब शहर के चारों ओर के दरवाजे बंद करने हो, मतलब जैसे पूरे शहर के चारों ओर गेट बने होते, जैसे इधर पाली जाने के लिए सोजती दरवाजा, ठीक है, इधर जाने के लिए मेड़तिया दरवाजा, नागौर जाने के लिए, वो सारों के दरवाजे एक साथ बंद होते थे सूर्य ढलने के बाद में। और जैसे तोप चलाते सारे गेट क्या हो जाते, ऑटोमेटिक बंद हो जाते थे, ठीक है। तालाब है यहाँ पे, रानी सर तालाब, गुलाब सागर तालाब, और एक छोटा तालाब है पास में, रतन जड़ित तालाब है, इस पे रतन जड़े गए हैं, कीमती नग जड़े गए हैं। गुलाब सागर तो बड़ा तालाब है, सब पास में है गुलाब सागर का बच्चा, ये छोटा तालाब है। कथन कहावते, जैकलिन कैनेडी, ठीक है, कैनेडी ने कहा था मेहरानगढ़ को कि यह दुर्ग विश्व का 8वां अजूबा है। जॉर्ज जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ को दुनिया का 8वां क्या बताया, अजूबा बताया, ठीक है। लिखिए, लिख दिया। विशेष, वीर शिरोमणि दुर्गादास, कीरत सिंह सोडा और 2 अतुल पराक्रमी क्षत्रिय योद्धाओं धन्ना भीमा के पराक्रम की वीर गाथाएं जोधपुर दुर्ग से जुड़ी हुई है। मंडोर दुर्ग, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, मंडोर दुर्ग पढ़ेंगे। कौन सा किला पढ़ेंगे, मंडोर का, ठीक है। ये जो मंडोर है छोटा सा किला था, यहाँ पे जर्जर हो गया, ये भूकंप से पूर्णतः क्या हो गया है, नष्ट हो गया। पहले मंडोर जो है वो इंदा प्रतिहारों का था, फिर ये जो मंडोर है ये इंदा प्रतिहारों ने रावचूड़ा को दहेज में दिया था। पहले गुज्जर प्रतिहारों का शासन था यहाँ पे, तो इंदा प्रतिहारों ने रावचुंडा को दहेज में दिया था। और उसके बाद से मंडोर पे राठौड़ों का शासन क्या हो गया, शुरू हो गया। और यहीं पे जो रावचुंडा है उसने अपने ससुराल वालों को भी छोटे छोटे क्षेत्र बांट के दे दिए, खुद राजा बना। पहले तो ये ध्यान में रखना कि मंडोर पे आक्रमण हो गया था और इंदा प्रतिहार हार गए थे, तो इंदा प्रतिहारों की मदद की थी रावचुंडा ने। रावचुंडा ने इंदा प्रतिहारों को साथ मिला के
और रावचुंडा ने अपने चाचा लोक देवता मल्लीनाथ जी को साथ लेके और उन शत्रुओं को वहां से भगाया। तो इंदा प्रत्यारों को यह लगा कि मंडोर हमारे से संभाला नहीं जा रहा है, तो और संभालने के लिए बढ़िया आदमी है रावचुंडा, तो क्यों ना अपनी बेटी की शादी इससे कर दे और मंडोर इसको दहेज में दे दे, ताकि मंडोर सेफ रहेगा, सुरक्षित हाथ में रहेगा। तो मंडोर इनको दहेज में दे दिया गया। तो रावचुंडा ने सोचा कि अब मेरे ससुराल वाले इंदा प्रत्यार क्या करेंगे, तो उसने अपने ससुराल वालों को आसपास के छोटे छोटे क्षेत्रों में ठाकुर या जागीरदार या सामंत के रूप में बना के रख लिया। छोटे छोटे क्षेत्र की जागीरें अपने ससुराल वालों को दे दी। तो ये जागीरदारी या सामंती व्यवस्था जो है, ये किसके काल में शुरू हो गई? रावचुंडा के काल में शुरू हुई। तो सामंती व्यवस्था रावचुंडा ने शुरू की थी मारवाड़ में सबसे पहले, जिसको फ्यूडलिज्म भी कहते हैं, सामंती व्यवस्था को। और सामंती व्यवस्था जो है वो विकसित हुई थी रावजोधा के काल में। किसके काल में? रावजोधा के काल में। सामंती व्यवस्था शुरू किसने की थी? रावचुंडा ने की थी, अपने ससुराल वाले इंदा प्रत्यारों को सामंत बना के। इससे संबंधित एक कथन, और एक तरीके से जोधपुर के राठौड़ों का संस्थापक जो है, वास्तविक संस्थापक भी कौन माना जाता है? रावचूड़ा माना जाता है। इससे संबंधित एक कथन कहा जाता है कि इंदारो उपकार काम धज मत भूले, चूड़ो चमरी चाढ़ मंडावर दाइजे। मतलब इंदा प्रत्यारों का ये उपकार है जो इनको योद्धाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। और चूड़ो चमरी चाढ़ मंडावर दाइजे, मतलब जैसे ही उन्होंने शादी की, मंडोर उनको इंदा प्रत्यारों ने दहेज में दे दिया था। समझ में आई बात? लिखिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज इतनी बातें बहुत है। मंडोर जो है, इस दुर्ग का पुराना नाम है मांडव्यपुर। क्या है? मांडव्यपुर। और इंदा प्रत्यारों से रावचूड़ा को ये दहेज में मिला था। तो वो बात और लिखवा देता हूं, उन्होंने अपने ससुराल वालों को सामंत बनाया। तो सामंती व्यवस्था या फ्यूडलिज्म, ठीक है, प्रारंभ की थी किसने? रावचुंडा ने, ठीक है। और ये जो है, ये विकसित या पल्लवित किसके काल में हुई? सामंती व्यवस्था ये पल्लवित हुई थी किसके काल में? रावजोधा के काल में। अब एक बात और ध्यान में रखना कि मारवाड़ राठौड़ों का आदि पुरुष या संस्थापक कौन है? रावसिया, ठीक है। और मारवाड़ राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? रावचूड़ा माना जाता है, ठीक है। और राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक होने के साथ साथ में सामंती व्यवस्था का जनक भी कौन है? रावचूड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मित्रों आपको? कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हाँ, बहुत एकदम बाल की खाल निकाल के और ये सारी सामग्री आपके सामने रखी गई है। देखो कितनी पुरानी पुरानी बातें, कब मर गया सूरी क्या कह के, और मैं उसकी भाषा भी बोल बोल के बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपने खूब एंजॉय किया होगा, ठीक है। खूब शानदार तरीके से आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ बहुत मतलब अनोखे रोचक शानदार पहलुओं के साथ में, ठीक है। युद्ध करेंगे, साके होंगे, सेना लड़ेगी, चलने देंगे धड़ाधड़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी, टाटा, बाय बाय।